तो फिजिक्स को डील करने के लिए कुछ बेसिक टूल्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। उस बेसिक टूल्स में कुछ है अपना मैथमेटिकल टूल्स, मैथमेटिकल स्किल चाहिए। दूसरा यूनिट्स एंड डायमेंशंस चाहिए। और तीसरा एरर्स एंड मेजरमेंट, ठीक है। ये 3 बेसिक नीड है अपना फिजिक्स शुरू करने के लिए, है ना। इसमें हम लोग सबसे पहले इस बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली फिजिक्स का जो लैंग्वेज है वो मैथमेटिक्स का लैंग्वेज है ना। हम फिजिक्स में जो लॉज या प्रिंसिपल्स जो डिस्क्राइब करेंगे वो मैथमेटिक्स के फॉर्म में करते हैं। और जो एक्सपेरिमेंटेशंस हुए शुरुआती दौर में भी और बाद के दौर में भी, उसमें मोर और लेस मैथमेटिक्स इन्वॉल्व्ड है ना। यू कैन से सम हायर ऑर्डर ऑफ मैथमेटिक्स जो है वो इन्वॉल्व हुआ, है ना। जैसे कैलकुलस इन्वॉल्व हुआ, वेक्टर्स इन्वॉल्व हुआ। ये हम +2 की बात कर रहे हैं। +2 से अगर आगे जाएं तो उससे भी एडवांस वेक्टर कैलकुलस, है ना, और हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ अलजेब्रा और ये सब यूज़ हुआ फिजिक्स के लॉज को डिस्क्राइब करने में, है ना। अभी जो मॉडर्न टाइम में फिजिक्स में जो काम चल रहा है उसमें और भी हायर ऑर्डर मैथमेटिक्स यूज हो रहे हैं, है ना। तो मतलब फिजिक्स की जो भाषा है वो गणित की भाषा है ना। फिजिक्स के जो लॉज हैं वो मैथमेटिक्स के फॉर्म में डिस्क्राइब होते हैं। भले ही हम वर्ड्स में उसको लिखते हैं, कहें, लेकिन उसका फॉर्मेट क्या है, कंप्लीट मैथमेटिकल है। सो वी नीड मैथमेटिकल स्किल, है ना। और मैं बहुत छोटे से आइडिया से स्टार्ट कर रहा हूं, है ना। आप लोगों ने बहुत बचपन में ये पढ़ा होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा है ना। किस स्टैंडर्ड में पढ़ा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन? 7th और 8th स्टैंडर्ड में, है ना। मैं यहीं से कहानी शुरू कर रहा हूं। प्रोपोर्शनलिटी का क्या मीनिंग है? मान लो अगर कोई ऐसा रिलेशन कहीं पे दिख जाए कि P इक्वल्स A⁻², B⁻½ अपॉन C⁻3, ठीक है। तो हम जनरली क्या बोलते हैं कि P इज प्रोपोर्शनल टू A⁻², P इज प्रोपोर्शनल टू B⁻½ P इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन C⁻3, और वी कैन से P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C⁻3। यही बोलते हैं हम लोग। क्या लगता है कि ये कहानी सही है या इसमें कुछ गड़बड़ है? हम कभी सोचते ही नहीं हैं कि इसमें कुछ गड़बड़ हो गया। कोई भी प्रोपोर्शनलिटी ऐसे डायरेक्ट नहीं हो सकता है। क्यों? फिजिक्स में जब भी कोई रिलेशन हम लोग लिखें, लॉ लिखें, लॉ आया कहां से? एक्सपेरिमेंट से। मान लो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और हमने ये ऑब्जर्व किया कि P का रिलेशन किससे है? A से है, B से है और C से है। यानी P डिपेंड कर रहा है A पे, B पे और C पे। तो हम जब P का डिपेंडेंस A पर चेक कर रहे थे, उस वक्त हमने क्या किया होगा? P का संबंध जब हम A से स्थापित कर रहे होंगे एक्सपेरिमेंट के दौरान, तो हम क्या कर रहे होंगे उस वक्त? उस वक्त हम B और C को क्या रखे होंगे? कांस्टेंट रखे होंगे। अगर हम ऐसा न कर सके तो क्या हम P और A के बीच में संबंध स्थापित कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। यानी P और A के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करते वक्त P और जिन अदर क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है उसे भी क्या करना होगा? कांस्टेंट करना होगा, है ना।
फिर जब मैं P का रिलेशन B से स्टैब्लिश कर रहा हूं तो उस वक्त A और C को हम क्या कर रहे होंगे, कांस्टेंट कर रहे होंगे। फिर P का रिलेशन जब हम C से स्टैब्लिश कर रहे थे उस वक्त B और A को क्या कर रखे होंगे, कांस्टेंट रखे होंगे। तो जब हमने P को A से, P और A के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश किया, क्या करते हुए, B और C को कांस्टेंट करते हुए, तब मुझे क्या ऑब्टेन हुआ था कि P इज प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर आया था। जब मैंने A और C को कांस्टेंट रखा तब मैंने P और B के बीच में रिलेशन लिखा और तब एक्सपेरिमेंट में मुझे क्या पता चला कि P इज प्रोपोर्शनल टू B का पावर हाफ है। और जब हम लोग P और C के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहे थे, A और B को कांस्टेंट रखा, तब मुझे क्या पता चला, P इज प्रोपोर्शनल टू 1/C का पावर 3, है ना। तो ये जो हमें यहां हासिल हुआ ये हमारे क्या बन गए, लॉज बन गए, है ना। उस एक्सपेरिमेंट्स में ये अपने क्या आ गए, लॉज आ गए। इस तीनों लॉ को मैंने मिक्स किया तो कुछ इस तरह का रिजल्ट हमने लिखा, ठीक है। तुम कहोगे कि सर यहां से ये कैसे आ गया सीधे सीधे, यहां से ये सीधे सीधे नहीं आया, ये कुछ ऐसा बन गया कि अब हम कह सकते हैं कि P प्रोपोर्शनल है A टू द पावर 2, B टू द पावर हाफ एंड C टू द पावर 3, ऐसा हो गया। मैं इसके बाद इक्वलिटी यूज करूंगा कि हाँ भाई P इक्वल होगा किसके, तो सम कांस्टेंट इज हियर। ये क्या है, ये K क्या कहलाएगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहलाता है ना। अब मान लें अगर यही 1 है तो रिलेशन यही आएगा, है ना। अब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे या कब कर सकते हैं, ये कहानी फिर अलग है, वो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे उस पर, ठीक है। कई बार ये हमारे हाथ में होता है कि हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कितना लें, और कई बार ये हमारे हाथ में नहीं होता है, एक्सपेरिमेंट से हम मेजर करते हैं कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कितना होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है अच्छे से। बहुत सारे ऐसे रिलेशंस आपको मिलेंगे फिजिक्स में जिसमें हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी 1 ले लेते हैं। उस वक्त कुछ सुविधा होती है, कुछ कंफर्ट होता है हमारे पास कि ये एक्सपेरिमेंट करने वाला कर सकता है, लेकिन हमेशा ये कंफर्ट उसके पास अवेलेबल नहीं रहता है। उस वक्त एक्सपेरिमेंट से जो आएगा K का वैल्यू वही लिया जाएगा। तो ये समझ में आ गया कि ये रिलेशन कैसे आया। तो जब हम ये कह रहे हैं कि P प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर, तो ये किस कंडीशन में वैलिड है, बिल्कुल, तो इसके साथ एक कंडीशन आता है व्हेन B एंड C आर कांस्टेंट। अब ये कंप्लीट है। व्हेन यू से P प्रोपोर्शनल टू B टू द पावर हाफ, इसका मतलब है कि A और C क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और जब तुम ये कह रहे हो ये कब संभव है, जब B और A क्या है, कांस्टेंट। गॉट इट, समझ में बात आई। अब ये कंप्लीट है, यानी जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी चेक करें हमेशा पहले चेक करें कि कंडीशन क्या है। यही कंडीशंस हुआ, बात समझ में आ रही है ना। बिना कंडीशन के प्रोपोर्शनलिटी भले ही मैथ्स में काम कर जाए, फिजिक्स में नहीं काम करेगा। बात समझ में आएगी नहीं आई, है ना। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट आइडिया अपना क्या है, रेशियो का, है ना। तो रेशियो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अब जैसे मान लो यही रिलेशन हमने यूज किया कि P इक्वल्स A स्क्वायर B टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाय C टू द पावर 3 है ना। अब हमको यहां पे जब पता चल रहा है कि P प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर है, P प्रोपोर्शनल टू B टू द पावर हाफ है, P प्रोपोर्शनल टू 1/C टू द पावर क्यूब है, कंडीशंस यहां अप्लाइड हैं आपके, है ना।
कंडीशंस जो भी आपके हैं, यहाँ बी और सी कांस्टेंट वाला है ना, यहाँ पे ए और सी कांस्टेंट वाला, यहाँ पे बी और ए कांस्टेंट वाला, है ना, ये कंडीशंस के साथ। तो इस प्रोपोर्शनलिटी से हम रेशियो पे कैसे पहुंच सकते हैं? तो गौर करो कि जब तुमने कहा P प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, तो रेस्ट ऑल क्या है? कांस्टेंट है। रेस्ट ऑल इज कांस्टेंट। तो मैं इसको सीधे सीधे ऐसे अगर लिखूं कि P इक्वल्स के ए टू द पावर 2, तो कोई दिक्कत? वेयर के इज सम कांस्टेंट। अब यहां पर मैं अगर a का वैल्यू चेंज करूंगा तो P का भी वैल्यू चेंज करेगा। तो A1 के करस्पॉन्डिंग P का वैल्यू क्या है? P1। और A2 के करस्पॉन्डिंग P का वैल्यू क्या है? P2 है। बात समझ में आ रही है? तो यहां से हम ये कह सकते थे ना कि P1 इक्वल्स के A1 स्क्वायर और P2 इक्वल्स के A2 स्क्वायर। क्या बोलते हो? बात आ रही समझ में? अगर मैं अब इसमें P2 डिवाइडेड बाई P1 लिखूं तो क्या इसे रेशियो कहते हैं या नहीं? अब अगर इस रेशियो को मैं लिखूं तो क्या लिखोगे? के A2 स्क्वायर बाय के A1 स्क्वायर। के कैंसिल, अगर के जीरो नहीं है तो ये कितना आ जाएगा? हाँ, स्क्वायर होगा। या A2 अपॉन A1 का स्क्वायर होगा या नहीं होगा? ठीक है। तो आगे से हम लोग इस डिटेल्स को हटा लेंगे और सीधे सीधे ये बात कह देंगे कि अगर हमें ये पता है कि P प्रोपोर्शनल टू A का पावर 2 है, तो P2 अपॉन P1 विल बी A2 अपॉन A1 टू द पावर 2। अगर ये इनिशियल वैल्यू, ये फाइनल वैल्यू, तो गौर करो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ऊपर फाइनल नीचे इनिशियल, तो यहां भी ऊपर फाइनल नीचे इनिशियल आ रहा है ना। अगर हमें पता है कि P प्रोपोर्शनल टू B का पावर हाफ है, तो मैं लिख सकता हूं P2 अपॉन P1 इक्वल्स B2 अपॉन B1 टू द पावर 1/2। ओके, क्लियर है? और P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C क्यूब है। तो अब यहां पर क्या कर सकते हैं हम लोग? इसको प्रोपोर्शनल टू C टू द पावर -3 कर सकते थे। अब इसे क्या लिखेंगे हम लोग? P2 अपॉन P1 इक्वल्स C2 अपॉन C1 टू द पावर -3। या अगर तुम इसमें -1 कॉमन ले लो तो इसका क्या होगा? रिवर्स कर जाएगा, है ना। क्या बचेगा? C1 अपॉन C2 टू द पावर 3 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? हमने क्या किया? इसका पावर -1 इधर अंदर रख लिया, बाहर क्या रह गया? पावर 3। अब यहां ये रिवर्स हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आप डायरेक्ट इससे हम बढ़ सकें, ऐसा थोड़ा बहुत अपने पास अभ्यास होना चाहिए। ठीक है? क्या अभ्यास होना चाहिए? कि P प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन C क्यूब है, तो हम सीधे सीधे ये कह सकें P2 अपॉन P1 इक्वल्स C1 अपॉन C2 टू द पावर 3। अब गौर करो हमने यहां क्या किया? हमने 2 ऊपर रखा, 1 नीचे रखा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था तो A वाले में और B वाले में भी 2 ऊपर और 1 नीचे रखा। लेकिन यहां क्या है? इनवर्स है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मैंने ऊपर 2 नीचे 1 रखा, तो इसमें ऊपर 1 नीचे 2 रख रहा हूं, उल्टा कर दिया रेशियो। बस बात समझ में आ गई? तो ये हम लोग साथ साथ कर सकते हैं। ठीक है? अब अगर इसमें कुछ इस तरह के सवाल आए जिसमें हमें A के, B के और C के रेशियो दिए हुए हों और साथ साथ P के रेशियो डिमांड कर रहे हों, है ना, तो हम कैसे काम करेंगे ये सब सीखते हैं। ठीक है? चलो फटाफट नोट कर लो। तो अब देखो, प्रॉब्लम दिया कि ये रिलेशन है कि P इज A टू द पावर 2, B टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाय C टू द पावर 3। If
A is in ratio of 2:3, और मैं इसको एक मिनट कट कर दीजिएगा इसको थोड़ा। चलो एक प्रॉब्लम लेते हैं कि P इज A² B⁻½ डिवाइडेड बाय C⁻³ है ना। और प्रॉब्लम कह रहा है कि फाइंड रेशियो ऑफ P इफ, फर्स्ट प्रॉब्लम ये है A इज इन रेशियो ऑफ 2:3। सेकेंड प्रॉब्लम है कि B इज इन रेशियो ऑफ 3:2। थर्ड है C इज इन रेशियो ऑफ 2:3। इस प्रॉब्लम को हम कैसे डील करें? और इसमें एक प्रॉब्लम मैं जोड़ दे रहा हूं कि A is in ratio 2:3 and B is in ratio 3:2 and C is in ratio 2:3। यानी इस सवाल में तीनों एक साथ है। तो जब अलग अलग है तो अलग अलग काम करना है, जब साथ साथ आ गया तो एक साथ लेके काम करना है। ये बात समझ में आ रही है? तो जैसे हमको ये वाला प्रॉब्लम बनाना है तो हमें क्या देखना था कि सिर्फ एग्जामिनर ने हमें A का रेशियो बताया है, यानी वैरी कौन किया? सिर्फ A। और वेरिएशन किस में नोट करना है? P में, है ना। फाइंड द रेशियो ऑफ P। तो हम सीधे सीधे लिखें कि P2/P1, चूंकि यहां से हमको क्या पता चला कि P प्रोपोर्शनल टू A⁻² है। लिखा नहीं कि BC के साथ क्या किया, लेकिन जो सवाल है उसके हिसाब से क्या हम आकलन कर रहे हैं कि केवल A में चेंज पैदा किया जा रहा है, एवज में P में चेंज आ रहा है। B और C क्या रखे जा रहे हैं? कांस्टेंट रखे जा रहे हैं। तो ये प्रोपोर्शनलिटी तो काम कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है ना। चलो, तो क्या आया? P2/P1 कितना हो जाएगा बोलो? A2/A1² हो जाएगा। कितना है ये रेशियो? 2:3, स्क्वायर कर दोगे 4/9 हो गया। यानी रेशियो क्या दिया? 4:9। कोई दिक्कत? अब देखो इसी तरह से B वाला बन जाएगा, इसी तरह से C वाला निकल के आ जाएगा। तो क्या हम कहेंगे? P2/P1 इट इज B2/B1 का पावर 1/2। कितना है? अच्छा एक मिनट, यहां उल्टा हो गया ना। रेशियो जो है 2:3 है ना, तो यहां 3 हो जाएगा। यहां पे ये 3 आ जाएगा तुम्हारा। ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। सो 9:4 हो जाएगा, है ना। तो सेकेंड में क्या है? 2 है। सो इट इज 2/3⁻1/2। सो ये आ गया, है ना। फिर इसी तरह से ये वाला आ गया, तो कितना लिखेंगे हम यहाँ पे? P2/P1 इज C1/C2⁻3 है। अब C1 C2 क्या है? 2:3 है। बस यही देखना है, उल्टा सीधा ना हो जाए, यही देखना है। सो 8/27 ये आ गया। लेकिन ये लास्ट वाले में अपने को क्या कर लेना था? यहां पे तीनों एक साथ दिया हुआ है, तो तीनों को इकट्ठे यूज करना है, ठीक है। सो हम लिखेंगे यहां पे P2/P1 इक्वल्स A2/A1² इंटू B2/B1½ इंटू C1/C2⁻3। दैट्स इट। और अब इसके रेशियो लिख डालो। बस ऑर्डर ऑफ टर्म्स हमेशा ध्यान में रखना कि रेशियो का ऑर्डर नहीं उल्टा हो जाए। सेकेंड बाई फर्स्ट है तो 3/2 रख देना।
सेकेंड बाई फर्स्ट है तो 2/3 रख देना, पावर 1/2, और फर्स्ट बाई सेकेंड है तो 2/3 रख देना, पावर हो गया 3, और इसको सॉल्व करके बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, तो ये सब एकदम जनरल आइडिया है इसके रेशियो एंड प्रोपोर्शनलिटी के। इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। मुश्किल कहाँ है? जहां पे हम ये, जैसे इस सवाल में अगर कोई प्रोपोर्शनैलिटी चेक नहीं भी कर रहा है तो वो भी रिजल्ट करेक्ट ला सकता है ना, बिना चेक किए भी यही रिजल्ट आता है ना। लेकिन जहां पर प्रोपोर्शनैलिटी चेक करना इसेंशियल होगा, वहां पे ये वाला तरीका धोखा देगा। कैसे? अगले सवाल में हम लोग डिस्कस करते हैं। चलो फटाफट लिख लो तो। एक सवाल हम लोग यहां देखते हैं। सवाल कह रहा है अ फिजिकल क्वांटिटी P associated with a cylinder is given by P equals KL upon A, where L is length of the cylinder, A is cross sectional area of the cylinder, and K is the constant of proportionality which depends upon material of which cylinder is made of। हम लोग पहले समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं। क्या कहा जा रहा है कि एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर का ये लेंथ L है मान लो, और ये जो दिख रहा है ये एरिया, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और ये कितना है A। ठीक है, तो वो जो फिजिकल क्वांटिटी होगा P, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पे और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। और तीसरा किस पे डिपेंड कर रहा है? मटेरियल पे। K चूंकि मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है ना, है कि नहीं है, तो मटेरियल पे। अब इस सवाल में अगर हमसे ये पूछा जा रहा है इफ लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज doubled by stretching it, how does P change? अब मुझे क्या करना चाहिए? तो एक जो अपने पास अप्रोच आएगा, सीधे सीधे अगर हम सोचें कि क्या कहा गया, लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज डबल्ड, यानी हमको कहा गया कि पहले अगर सिलेंडर का लेंथ L था तो अब लेंथ कितना हो गया? 2L हो गया। तो बताओ कि P कैसे बदल रहा है? तो अपनी फिजिक्स क्या आई P को लेकर के? तो अपनी फिजिक्स कह रही है कि P है अपना KL/A, और हमें यहां सीधे सीधे क्या नजर आ रहा है कि P इज प्रोपोर्शनल टू L है कि नहीं है? और जैसे ही ये हमें दिखा, हम कहेंगे कि बस काम हो गया, न्यू P अपॉन ओल्ड P विल बी न्यू लेंथ अपॉन ओल्ड लेंथ। और न्यू लेंथ क्या हो गया? 2L हो गया। ओल्ड लेंथ क्या था ये? सो इट विल बी 2, सो न्यू P विल बी 2P। यानी हम सीधे सीधे बोलेंगे कि अगर हमने लेंथ को डबल कर दिया तो P भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, है ना? ये सीधे सीधे दिख रहा है ना, लेकिन यहां पर ये रॉन्ग हो गया। कुछ पता चला क्या गलती हो गई हम लोगों से? क्या रॉन्ग हो गया इसमें? नहीं नहीं नहीं, वहां बात नहीं है। बात यहां है कि जहां हमने प्रोपोर्शनैलिटी चेक करी। मैंने पहले ही कहा था कि हमें ये चेकिंग से गुजारना होगा। जब हम ये लिख रहे हैं, ये क्या वैलिड है यहां पर या नहीं है? इस रिलेशन की वैलिडिटी क्या है यहां पर कि P और L का देख रहे हैं हम लोग। L का वेरिएशन से P का वेरिएशन नोटिस कर रहे हैं।
ये कब होगा ऐसा, जब इस दोनों के अलावे और जो भी इन्वॉल्वमेंट है इक्वेशंस में, वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। तो हमें यहां पर पूछना था कि क्या के और ए मेरा कांस्टेंट है या नहीं है। बात समझ में आई या नहीं आई? तो जब तुम इस रॉड सिलेंडर का लेंथ बढ़ा रहे थे, कैसे बढ़ा रहे थे, स्ट्रेच करके खींच रहे थे, तो क्या उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वही रहेगा या बदल जाएगा? बदल जाएगा। तो इसका मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट नहीं था। तो जब ये कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर रहा है तो ये प्रोपोर्शनलिटी काम करेगा? नहीं करेगा। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी काम नहीं करेगा तो ये रिजल्ट क्या हो गया, गलत हो गया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो सही अप्रोच क्या हो, है ना। चलो पहले इसको फटाफट लिख लो तो बात करते हैं। ये तो गलत चला गया, सही कैसे करेंगे? कुछ नहीं है, बस प्रोपोर्शनलिटी प्रॉपर वे में चेक करना था। अपनी फिजिक्स क्या थी, P इक्वल्स KL/A थी, है ना। और हमें रिलेशन किसका दिया था, एग्जामिनर ने दिया था कि लेंथ डबल कर रहा है बाय स्ट्रेचिंग। इससे ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है। बात समझ में आ रही है? तो इतने ही आइडिया से हमें आगे बढ़ना था। जब हम स्ट्रेच कर रहे थे तो मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट नहीं था, ठीक है। तो जब तक ये यहां मौजूद रहेगा हम P के साथ L का रिलेशन नहीं देख सकते, ठीक है, क्योंकि K तो मटेरियल पे डिपेंड कर रहा था। तो जब तुम स्ट्रेच कर रहे थे तो मटेरियल तो चेंज नहीं किया ना, तो K तो कांस्टेंट आएगा अपना। लेकिन जब हम स्ट्रेच करेंगे तो एरिया नहीं कांस्टेंट आ रहा है, तो हमें एरिया को क्या करना होगा, रिमूव करें कि रिप्लेस करें? रिप्लेस करना होगा, रिमूव तो नहीं कर सकते। तो एरिया के जगह पे किसको रखें? अब देखते हैं, जब हम इसको स्ट्रेच कर रहे थे तो कुछ अजम्पशंस हमें मानने होंगे। हमें मटेरियल के बारे में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया, है ना, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर इस सिलेंडर को हम खींच रहे थे, इसका मास क्या बदल जाएगा? खींचने से मास बदल जाएगा क्या? नहीं बदलेगा। और इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम बदल जाएगा क्या? खींचने से वॉल्यूम बदल सकता है, ठीक है, लेकिन बदल जाएगा ही ये कोई जरूरी नहीं है। कब पता चलेगा कि बदल सकता है? जब हमें मटेरियल के बल्क प्रॉपर्टी के बारे में दिया रहेगा, उसकी इलास्टिसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। अगर इलास्टिसिटी का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है प्रॉब्लम में कि यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस या कुछ और इंफॉर्मेशन, नॉर्मली बल्क मॉडुलस यहाँ दिया जाना चाहिए था, तो फिर अपने को सोचना होगा कि हाँ यहाँ पे वॉल्यूम भी चेंज कर रहा है। अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये अजम्पशंस, बेटर अजम्पशंस है कि वॉल्यूम भी क्या है, कांस्टेंट है। डेंसिटी भी क्या रहना है, कांस्टेंट ही रहना है ना। तो ये हम नॉर्मली मान के चलते हैं कि अगर कुछ और प्रॉपर्टी इन्वॉल्व नहीं कर रहा है प्रॉब्लम में तो उसका मास क्या है, कांस्टेंट है, और उसकी डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है। सो वॉल्यूम भी क्या हो जानी है, कांस्टेंट हो जानी है, ठीक है। इस तीन में से मेरे काम का कौन यहां निकल के आ रहा है? वॉल्यूम निकल के आ रहा है। एरिया को रिप्लेस करने में किसका जरूरत पड़ेगा, वॉल्यूम का जरूरत पड़ेगा। सो वॉल्यूम को अगर V से डिनोट कर रहे हैं तो एरिया इनटू लेंथ आएगा, और मैं एरिया को रिप्लेस कर दूंगा। कैसे लिखूंगा एरिया को? वॉल्यूम बाय लेंथ लिखूंगा, है कि नहीं। तो मैं यहां पर एरिया के जगह पे क्या लिखने वाला हूं, जरा बताओ, KL बाय वॉल्यूम अपॉन लेंथ। क्या इक्वेशन बिठेगा, जरा बताओ, L²/V। अब हम लोग एक बार फिर से प्रोपोर्शनलिटी को जरा चेक करते हैं। देखो तो क्या आएगा, प्रोपोर्शनलिटी आ रहा है यहां पे, P प्रोपोर्शनल टू L² सेट कर रहा है क्या?
अगर ये है तो ये कब संभव था? जब k और v क्या हो? कांस्टेंट हो। क्या ये दोनों कांस्टेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है? इस बार आ रहा है, क्योंकि हम अगर स्ट्रेच कर रहे हैं तो मेरा वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट आ रहा है। सो ये प्रोपोर्शनलिटी वैलिड हो गया। क्लियर है? अब मुश्किल नहीं है। न्यू p बाय ओल्ड p विल बी न्यू लेंथ बाय ओल्ड लेंथ का स्क्वायर। कितना आ गया ये? दैट्स विल बी 4। क्लियर है? बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है ये चीज? अब गलत नहीं है, अब ये सही चला गया। क्यों? क्योंकि ये प्रोपोर्शनलिटी वैलिड है। तो अब तुम्हें ये समझ में आया होगा कि प्रोपोर्शनलिटी के साथ जो कंडीशन है वो चेक करना कितना अहम होता है। ये समझ में आया कि नहीं आया? है ना? अगर हम ये चेक नहीं करते हैं तो इट मे बी कि हमारा सवाल गलत हो जाए, है ना? और तुम लोग ये सवाल बनाए हुए होगे, है ना? बस मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया था, है ना? हमने कहाँ चेंज किया था? तुमने पढ़ा था रेजिस्टेंस रो एल बाय ए, पढ़ा था। हमने बस आर को पी बना दिया, रो को के बना दिया, बाकी सेम रख दिया था। बस इतना सा मैंने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया था। क्लियर है? तो जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी के सवाल कर रहे हो तो हमें क्या चेक करना चाहिए? कंडीशन। बिना कंडीशन के प्रोपोर्शनलिटी को मेंशन नहीं करना है। जब भी इस तरह से लिखने की कोशिश कर रहे हो तो एक बार चेक कर लें कि हाँ जिसको हम कांस्टेंट कहना चाह रहे हैं वो हो भी रहा है या नहीं हो रहा है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन रेज कर देता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए फटाफट नोट कर लीजिए इसे। वही सिलेंडर है, क्या कह रहा है? इफ सिलेंडर इज मोल्डेड इनटू अ न्यू सिलेंडर इन व्हिच, पहला सवाल क्या है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया इज डबल्ड। क्या मतलब इसका हुआ कि पहले जो क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ए था तो अब हमने उसको क्या कर दिया? 2a कर दिया, है ना? दूसरा प्रॉब्लम क्या है अपना? रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन इज डबल्ड। ध्यान देना ये हमारा सिलेंडर है, एक में मैंने एरिया को डबल किया, दूसरे में हम इस क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो रेडियस है उस रेडियस को डबल कर दिया है। अब वही चीज हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ डज पी चेंज। अब पहले अगर पी था तो न्यू पी कैसे ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा? अगर बढ़ेगा तो कितना टाइम्स बढ़ेगा, कम होगा तो कितना टाइम्स कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो हम इसको कैसे डील कर सकते हैं? चलो हम लोग देखते हैं। तो हमारा फिजिक्स क्या कह रहा था? P क्या था? KL/A था। पहला सवाल हम लोग ले रहे हैं। अब इस बार वो एरिया को चेंज कर रहा है तो हमारा कंसंट्रेशन किसके बीच होना चाहिए? एरिया और P का रिलेशन एस्टैब्लिश करना है कि अगर A चेंज हुआ तो P कैसे चेंज होगा। लेकिन अगर हम ऐसा लिख दें यहाँ पे कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, तो क्या ये प्रोपोर्शनलिटी वैलिड है इस प्रॉब्लम के लिए? इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए वैलिड है? क्यों नहीं है? क्योंकि ये तभी हो सकता था जब K और L क्या होता? कांस्टेंट होता। लेकिन हमको पता है कि L कांस्टेंट नहीं है, इसीलिए ये भी काम नहीं करेगा। तो हमें इस फॉर्मूला को क्या करना पड़ेगा? मॉडिफाई करना पड़ेगा। कैसे मॉडिफाई करेंगे? फिर वही है कि अगर L कांस्टेंट नहीं है तो क्या कांस्टेंट है? V कांस्टेंट है। तो मुझे L को किसके से रिप्लेस करना है? V बाई A से। मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? P इक्वल्स K, L के जगह क्या लिख दूंगा? V बाई A, और A के पहले से है, क्या हो जाएगा? तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि P मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया A स्क्वायर के, कि नहीं? अब क्या ये प्रोपोर्शनलिटी वैलिड होगी या नहीं होगी? ये वैलिड प्रोपोर्शनलिटी है। हम बड़े आराम से लिख सकते हैं कि न्यू P अपॉन ओल्ड P इज न्यू ओल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बाय न्यू।
उल्टा है ना, इनवर्स रेशियो है। तो न्यू बाय ओल्ड था, अब ओल्ड बाय न्यू हो जाएगा, पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हमने क्या देखा कि एरिया हमने क्या किया, डबल कर दिया, तो न्यू एरिया इज डबल्ड, सो 1/4 हो गया, है ना। तो अभी हमारा वो फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गया, 4 टाइम्स रिड्यूस कर गया। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है ना। तो इस तरह से हमें प्रोसीड करना चाहिए। दूसरा सवाल जो हमारा है वो क्या कह रहा है, इस बार हमने रेडियस को डबल किया है। तो अभी जो हमारा फिजिक्स था उसके हिसाब से क्या था, KL/A था, लेकिन हमने देखा कि L कांस्टेंट नहीं जा रहा है, तो हमने इसको मॉडिफाई किया, तो ये क्या बन गया, K वॉल्यूम बाय एरिया का स्क्वायर हो गया। हुआ ऐसा। अब यहां देखो कि KV/, और हम इसको क्या कर दें, हम यहां कर दें एरिया को लिखें πr² का स्क्वायर। क्यों ऐसा कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि हमको रिलेशन किसके साथ दिया हुआ है, रेडियस के साथ दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहां हम कितना लिखेंगे, πr², तो उसका मैं पावर 2 कर रहा हूं। क्लियर। अब यहां देखो ये P प्रोपोर्शनल टू 1 टू द पावर r⁴ हो रहा है, 1/r⁴ हो रहा है या नहीं हो रहा है, चेक करो। बाकी सब कांस्टेंट है या नहीं है। तो अभी मेरा रिलेशन ये हो गया। अब इससे मैं रेशियो पे जा सकता हूं, न्यू P बाय ओल्ड P विल बी ओल्ड R बाय न्यू R का पावर 4 हो जाएगा। ये R अपॉन न्यू रेडियस क्या हो गया, R इज डबल्ड, सो R था अब ये 2R हो गया, सो हियर इट इज R अपॉन 2R टू द पावर 4, सो 1/8 कैसे होगा जी, 16 हो जाएगा, 1/16 होगा, ठीक है। सो इट इज 1/16। क्लियर है, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इस तरीके से अपने को प्रोपोर्शनलिटी चेक करके और फिर जवाब देना है, ठीक है। ये बहुत छोटी चीज़ है, हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड से भी पहले पढ़ लिया था, लेकिन जिस स्टैंडर्ड में हम लोगों ने इसे पढ़ा उस स्टैंडर्ड में फिजिक्स था नहीं था, है ना। फिर जब इसका एप्लीकेशन आया 9th स्टैंडर्ड में, तो हमने दूसरे तौर तरीके आजमाए, एक आध जगह यूज हुआ तो वहाँ पे लगा दिया, है ना। लेकिन 11th 12th के स्टैंडर्ड में जो आप जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, है ना, वहाँ पे इन आइडियाज़ पर बेस्ड ढेरों सवाल पूछे जाते हैं, है ना। वो आपको क्वेश्चन बैंक्स वगैरह में आसानी से नज़र आ जाएंगे। तो वहाँ पे अगर हम रेशियो और प्रोपोर्शनलिटी का चेकिंग नहीं करेंगे तो हम गच्चा खा सकते हैं, हमारा प्रॉब्लम रॉन्ग हो सकता है। बात समझ में आए। चलिए इसको फटाफट लिखिए तो फिर और देखते हैं। तो फिर हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट आइडिया के साथ। तब तक जुड़े रहिए रेडियंस क्लासेस के साथ। लाइक और सब्सक्राइब करिए रेडियंस क्लासेस।